दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश भारत में 2027 की जनगणना का जो प्रोग्राम है वो चालू हो चुका है और हम हमारे पूर्व के कई वीडियोस में बता चुके हैं कि 1 अप्रैल से पूरे देश में घर घर सर्वे का प्रोग्राम भी चालू हो चुका है। तो इसमें सरकार आपसे 32-33 सवाल पूछेगी और अगर आपने किसी भी एक सवाल का जवाब गलत दिया तो आपके साथ क्या हो सकता है, आपने अगर कोई गलत जानकारी दी तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। जनगणना कर्मी की किसी भी सवाल का आपने सही जवाब नहीं दिया, गलत जवाब दिया तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो इसके लिए आप पर भारी जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आपको किन किन सवालों का क्या क्या जवाब देना है, किन सवालों का जवाब सही देना है और किन सवालों का कोई भी जवाब नहीं देना। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जुर्माना आप पर क्या आरोपित किया जा सकता है, यानी कि अगर आप किसी भी सवाल का जवाब गलत देते हैं और सरकार आप पे जुर्माना लगाती है तो वो क्या हो सकता है। तो आप ये जान लीजिए कि जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार कोई भी भारत का नागरिक किसी भी जनगणना कर्मी को गलत जवाब देता है, सही जानकारी नहीं देता या जानबूझकर किसी भी सवाल का जवाब छिपाता है या जनगणना कर्मी को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करता तो उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। कहने का ये मतलब है कि अगर आप लापरवाही करते हैं और इन सही सवालों के सही जवाब सरकार के कर्मचारी को नहीं देते हैं तो ये लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर 1 अप्रैल से ये अभियान शुरू हो चुका है और सरकार के द्वारा 30 सितंबर 2026 तक इस काम को कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि पूरा किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 22 मई से लेकर 21 जून 2026 के मध्य जनगणना कर्मी घर घर जनगणना करेंगे, आपके पास आएंगे और आपसे सरकार के द्वारा दिए गए सवालों के जवाब मांगेंगे। इन सवालों के जवाब आप ऑनलाइन तरीके से भी फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि ये कोई जातिगत जनगणना नहीं हो रही है, समस्त देश के हर जाति के व्यक्ति को ये फॉर्म भरना और जनगणना कर्मी को सवालों के जवाब देना जरूरी है। सरकार इस डेटा का एनालिसिस करेगी और हमारे भारत समाज की पूरी तस्वीर को जानने की कोशिश करेगी। अब सवाल ये हमारे सामने आता है कि हमसे सवाल किस तरह के पूछे जाएंगे, क्या सवाल होंगे। तो सरकार के द्वारा जो 33 सवाल पूछे जा रहे हैं वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए होंगे, जैसे कि मकान किसके नाम से है, मकान पक्का है या कच्चा है, मकान में कितने लोग रहते हैं, मकान आपका खुद का है, किराए का है या मालिक आप खुद हैं। इसके अलावा खाना आप किस प्रकार से बनाते हैं, गैस पे बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, कोयला इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में पानी की सप्लाई किस प्रकार होती है, वाटर टैंक है या नहीं है, बाथरूम है, शौचालय है या नहीं है, घर में बिजली की सप्लाई किस प्रकार से होती है, घर में गैस की टंकी यूज करते हैं या सीएनजी इस्तेमाल करते हैं। ऐसी तमाम बुनियादी सुविधाएं या बुनियादी सवाल हमसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आपके घर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट है या नहीं है, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, रेडियो है या नहीं है, टीवी को देखते हैं या नहीं देखते हैं, टीवी का कनेक्शन किस प्रकार से लिया हुआ है। इसके अलावा आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आपके घर में टैबलेट है इंटरनेट के लिए, लैपटॉप है या पीसी यानी कि कंप्यूटर है। इसके अलावा आपसे आवागमन के साधन पूछे जा सकते हैं कि आपके पास मोटरसाइकिल है, बाइक है, स्कूटी है, कार है, बस है या किस प्रकार का व्हीकल है। इसके अलावा बैंक अकाउंट के बारे में भी पूछा जाएगा कि आपका बैंक में खाता है या नहीं है। कहने का ये मतलब है कि आसान भाषा में आपसे सरल जवाब मांगे जाएंगे और ऐसे सवालों के जवाब आप तुरंत दे सकते हैं, हर आदमी दे सकता है। लेकिन इसमें कुछ सवाल ऐसे भी हैं, लोगों के मन में यह धारणा है कि क्या ये सवाल पूछे जाएंगे, तो कुछ सवाल मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ जिनके जवाब देने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, यानी कि आपसे ये सवाल जनगणना कर्मी के द्वारा बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। तो कोई भी जनगणना कर्मी, सरकारी कर्मचारी आपसे आपकी सैलरी के बारे में नहीं पूछेगा कि आपकी तनख्वाह कितनी मिलती है, आप कितना कमाते हैं। इसके अलावा आपके बैंक के बारे में नहीं पूछेगा, आपके बैंक में कितना बैलेंस है, कितना रुपया पड़ा है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देनी है। इसके अलावा कोई भी जनगणना कर्मी आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी भी तरह का दस्तावेज दिखाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट की आपको जानकारी नहीं देनी है। बैंक का किसी भी तरह का कोई OTP आए तो उसको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर आपसे कोई ऐसा जनगणना कर्मी बनकर आता है, आपसे बैंक की जानकारी लेता है, OTP लेने की कोशिश करता है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। सरकार के द्वारा तय किया गया व्यक्ति, यानी कि जो जनगणना कर्मी होगा, सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी होगा, वो आपसे ये सवाल नहीं करेगा। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति बनकर आता है और आपसे कोई ऐसा सवाल करता है तो आपको उसको इस सवाल का जवाब नहीं देना है। दस्तावेजों के बारे में भी ये कहा गया है कि प्रॉपर्टी के, संपत्ति के दस्तावेज दिखाने होंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड या और किसी भी तरह के दस्तावेजों की भी मांग नहीं की जाएगी। सरकार के पहले फेज में सिर्फ आपके द्वारा जो जानकारी दी जाएगी उसी को उसमें दर्ज किया जाएगा, उसके लिए आपसे किसी भी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। कुछ एक वीडियो में यह बताया गया है कि आपसे संपत्ति के दस्तावेजों की मांग की
जाएगी और आपसे अपनी प्रॉपर्टी के दस्तावेजों के जरिए मालिकाना हक को साबित करने को कहा जाएगा। लेकिन ये गलत है। आपको संपत्ति के मालिकाना हक को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप किराएदार हैं या मकान मालिक हैं, इस बात को साबित करने के लिए हो सकता है कि आपको फोटोकॉपी दिखानी पड़ जाए कि आप इस मकान के मालिक हैं और ये आपके नाम से दर्ज है। लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। किसी भी जनगणना कर्मी को ये नहीं कहा गया है कि वो संपत्ति के दस्तावेजों की जांच करे। सरकार का इसमें यह भी कहना है कि ये जनगणना की तमाम प्रक्रिया, जो कि डेटा संकलित किया जाएगा, आम लोगों से तमाम सवाल पूछे जाएंगे, इस जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा और ये डेटा अन्यत्र किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सरकार के द्वारा ये जो सवाल और जवाब पूछे जाएंगे, जो घरों का सर्वे किया जाएगा, वो तमाम रूप से गोपनीय रखा जाएगा और आपके फायदे और आपके उत्थान के लिए होगा। अब इसमें एक बात ये आती है कि काफी लोग अपने मकान को छोड़कर अन्यत्र किसी दूसरे शहर में रहते हैं, वहां अपनी नौकरी करते हैं, तो उनके मन में ये आता है कि उनकी गिनती किस प्रकार से होगी। तो इसमें सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि भले ही आप मकान मालिक हो या किराएदार हो, आप जहां पर होंगे आपकी गिनती वहीं पर होगी। आपको अपने घर नहीं आना है। अपनी ड्यूटी को छोड़कर आप जहां किराए पर रहते हैं वहां पर सरकार आपकी गिनती करेगी। अब इसमें सरकार के द्वारा जो जानकारी मांगी जा रही है उसके दो तरीके बताए गए हैं, एक ऑनलाइन तरीके से और दूसरा ऑफलाइन तरीके से। ऑनलाइन तरीके से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें सरकार सवाल पूछने जा रही है, उनको आपको सबमिट करना होगा और उसका वेरिफिकेशन बाद में जनगणना कर्मी करके वेरिफिकेशन कर देगा और आपकी जनगणना हुई भी मान ली जाएगी। दूसरा तरीका है ऑफलाइन तरीके से। जनगणना कर्मी एक एक सवाल आपसे, जो तमाम सवाल हैं, उनको पूछेगा और एक फॉर्म में फीड करके फिर उसका वेरिफिकेशन करेगा। तो अगर आप ऑनलाइन तरीके से और सेल्फ एनोमेशन फॉर्म भर देते हैं तो आपको एक यूनिक आईडी जारी की जाएगी। उस आईडी के द्वारा आप उसका वेरिफिकेशन करवा सकेंगे। तो जब भी जनगणना कर्मी आपके घर आए तो आपको उसको घर आने देना चाहिए, उसकी आईडी जरूर चेक कर लें और उसके तमाम सवालों के सही सही जवाब आप जरूर दें। और भले ही आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया हो, अगर जनगणना कर्मी वेरिफिकेशन के लिए आपसे 33 सवालों में से वापस कोई सवाल पूछता है तो भी आपको उनके सवालों के जवाब देने हैं। अब सवाल ये आता है कि ये सब क्यों किया जा रहा है, इतना जरूरी क्यों है और ये सारा तामझाम सरकार क्यों करने जा रही है। तो जैसा कि पूर्व में मैं बता चुका हूं कि हर 10 साल के बाद सरकार के द्वारा हमारे देश में रहने वाले तमाम लोगों की गिनती की जाती है और ये भी उसी प्रक्रिया का एक चरण है और इसमें एक चरण अलग से मकानों की गिनती का भी जोड़ा गया है। अब सरकार ये आंकड़े इकट्ठा करके हमारे विकास का एक आधार तैयार करती है। सरकार ये तय करती है कि कहाँ पर रोडें बनेगी, कहाँ पर मकान बनेंगे, कहाँ पर पुल बनेंगे, कहाँ पर अस्पताल की जरूरत है, कहाँ पर शिक्षा के लिए स्कूलों की जरूरत है, किस व्यक्ति को पेंशन मिलनी चाहिए, किनको नहीं मिल रही है, कहाँ पर राशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये तमाम विकास की जो बातें हैं वो सरकार आगे आने वाला ढांचा इन तमाम डेटा के आधार पर तय करती है। इसलिए इस जनगणना को दोस्तों आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक सरकारी काम नहीं है बल्कि हमारे भारत देश के तमाम आम नागरिकों का एक मिशन है और आपके हक और आपके विकास से जुड़ा हुआ एक काम है। इसलिए इसमें अपनी भागीदारी को निभाइए और सरकार को सहयोग करके तमाम आंकड़ों को सही सही समझने में सरकार की सहायता कीजिए। तो सरकार के द्वारा जो एनालिसिस किया जा रहा है, जनगणना करवाई जा रही है और मकानों के जो आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं, उसमें किन किन सवालों के जवाब आपको देने हैं, किन किन सवालों के जवाब आपको नहीं देने हैं, इस वीडियो में हमने इस बात को समझने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी देने वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो अब इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं नए टॉपिक, नए कंटेंट, नई न्यूज और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।